अस्सलाम वालेकुम। आई एम सुल्तान अली फ्रॉम एमके प्रिपरेशंस और मैथमेटिक्स की वीडियो लेक्चर सीरीज में आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स और हमारा पहला यूनिट है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनमें आपको दो पार्ट मिलेंगे, एक रियल पार्ट होगा और एक इमेजिनरी पार्ट होगा जिसमें आपको एक कांस्टेंट या वेरिएबल कांस्टेंट के कॉम्बिनेशन के साथ आयोटा लिखा हुआ दिखाई देगा। ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। हम इस वीडियो लेक्चर सीरीज में आज की इस वीडियो में डिटेल में देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और उनकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है। उसके बाद एक ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में हम उन्हें किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर आयोटा की वैल्यू क्या होती है ये हमने देखना है। फिर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं हम ये देखेंगे। फिर कॉम्प्लेक्स नंबर्स की इक्वलिटी की कौन कौन सी पॉसिबल कंडीशंस हैं ये देखेंगे। बेसिक ऑपरेशंस ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर्स के, कॉम्प्लेक्स नंबर्स को कैसे ऐड करना है, कैसे सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है और उसकी जो बेसिक प्रॉपर्टीज हैं वो हम देखेंगे। फिर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट फाइंड आउट करने का तरीकेकार हम देखेंगे कि किस तरीके से हम चेक कर सकते हैं कि एक आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है और उसका कॉम्प्लेक्स हमने कॉन्जुगेट किस तरीके से निकालना है। फिर एब्सोल्यूट वैल्यू कॉम्प्लेक्स नंबर्स के हम किस तरीके से निकालते हैं या मॉड्यूलस कैसे निकालते हैं। फिर वो तमाम प्रॉपर्टीज जो किसी भी इक्वेशन पर, किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पर अप्लाई होती हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स पर भी अप्लाई होती हैं, उनको एक एक करके देखना है। बेसिक आइडेंटिटीज को हमने देखना है, इनवर्सेस को देखना है और उसके बाद कुछ फर्दर हम प्रॉपर्टीज देखेंगे जो आप लोग बेसिकली याद कर लेंगे क्योंकि ये चैप्टर तैयार करने का हमारा मकसद है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना, एसएसटी के लिए, लेक्चरर के लिए या वो तमाम जॉब जहां पर ये चैप्टर आपको रिक्वायर्ड है। तो हम इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखते हुए चलेंगे, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज देखते हुए चलेंगे, तेजी से चैप्टर कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे ताकि आप लोग मिनिमम टाइम में तैयारी कर सकें। इसके बाद हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट्स में हमने ये रिलेशनशिप देखने हैं और उसके बाद लीनियर और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करना है हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स की मदद से। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स बेसिकली आपको ऐसी एक्सप्रेशंस का सॉल्यूशन ढूंढने में हेल्प करते हैं जो आप दूसरे आसान तरीकों से मालूम नहीं कर सकते। तो और ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स बहुत फायदेमंद रहे हैं बहुत सारी एडवांसमेंट्स में, लाइक टेलीकम्युनिकेशन की जितना भी वर्क है उसमें जो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स का बहुत यूज हुआ है। इसके अलावा क्वांटम फिजिक्स में कॉम्प्लेक्स नंबर्स का बहुत यूज रहा है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो है इन्होंने बहुत सारी नई चीजों पर, बहुत सारे नए डिसिप्लिन में काम करने में हेल्प किया है। तो एक एक करके सबसे पहले ये हमारे पास यूज लिखा हुआ है कॉम्प्लेक्स नंबर्स का यूज क्या है कि ये बहुत सारी ब्रांचेस में यूज होता है, लाइक फिजिक्स में, एरोनॉटिकल्स में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जब आप एसी सर्किट एनालिसिस करना चाहते हैं तो वहां पर भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स का जो यूज है वो शामिल है। तो ये यहाँ पर बिल्कुल लिखा भी हुआ है, एनालिसिस ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट्स, तो यहाँ पर भी आप कॉम्प्लेक्स नंबर्स का यूज कर सकते हैं। 1832 में गॉस ने, जिसका अपना टाइम है 1777 से 1855 तक, ये एक जर्मन मैथमेटिशियन है, इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था कॉम्प्लेक्स नंबर्स का कि ऐसे नंबर जिनको आप a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिख सके। a इसमें रियल नंबर है, b भी रियल नंबर है, लेकिन b जब आयोटा के साथ लिखा जाता है तो वो इमेजिनरी पार्ट बन जाता है। तो आपके पास a प्लस बी आयोटा में जो a है ये आपके पास रियल पार्ट होगा, जबकि जो b आयोटा होगा वो आपके पास इमेजिनरी पार्ट होगा। तो ये इस तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और अब आप ये देख सकते हैं कि ये चीजें एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स को किस तरह रिप्रेजेंट करना है, रियल पार्ट कौन सा है, इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था, किस साल में दिया था, वो किस कंट्री से बिलोंग करता था। तो ये वाली सारी चीजें एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो अब यहाँ पे हमारे पास कुछ फर्दर चीजें हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये अगर आपके पास एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है कॉम्प्लेक्स नंबर्स का, अगर आप b को 0 कंसीडर कर लेंगे तो b आयोटा की वैल्यू 0 आपके पास हो जाएगी, 0 आयोटा। तो उसमें a जो है वो आपके पास जस्ट रियल नंबर बनेगा और प्योर रियल नंबर बनेगा। और अगर आपके पास a 0 है और b आयोटा बाकी बच जाता है तो b आयोटा आपके पास क्या है, प्योर इमेजिनरी नंबर। तो ये इस तरीके से, फॉर एग्जाम्पल, ये अगर आपके पास बगैर रियल नंबर के लिखे हुए तो ये प्योर इमेजिनरी नंबर्स हैं, और अगर जस्ट रियल नंबर्स लिखे और आयोटा वाली कोई वैल्यू नहीं है तो वो आपके पास प्योर रियल नंबर्स हैं।
कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम सी से डिनोट करते हैं, सी से शो करते हैं, और इसमें सारी वैल्यूज आ जाती हैं, रैशनल इररेशनल वैल्यूज आ जाती है, रियल वैल्यूज भी इसमें आ जाती हैं, इमेजिनरी पार्ट भी इसी के अंदर आ गया है। तो सी इज इक्वल टू, ये सेट हम इस तरीके से लिखते हैं कि a प्लस बी आयोटा, वेयर a एंड b आर एलिमेंट्स ऑफ रियल नंबर। जो a और b है ये रियल नंबर से हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम एक और तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज ऑर्डर्ड पेयर ऑफ रियल नंबर्स। हम इनको ऑर्डर्ड पेयर्स की फॉर्म में शो करते हैं। फॉर एग्जांपल ये ए बी हम इसको रियल नंबर्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसमें जो पहला पार्ट है वो आपके पास रियल पार्ट कहलाएगा, जबकि जो सेकंड है वो डेफिनेटली आपके पास इमेजिनरी पार्ट है। और लिखते वक्त आप इनको री और इम के साथ शो कर सकते हैं। री रियल के लिए है, इम इमेजिनरी के लिए है। तो रियल पार्ट ऑफ जी इज इक्वल टू ए एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी इज इक्वल टू बी। तो अगर आपके पास ऑर्डर्ड पेयर 0 1 है तो इसको हम इमेजिनरी यूनिट कहेंगे, और इस तरीके से हम इसको डिनोट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास इसकी एक प्रॉपर्टी भी है कि द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ रियल नंबर्स इज द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स डिनोटेड बाय सी। यानी कि अगर आप रियल नंबर्स के सारे सेट जो है वो इंक्लूड कर लें तो आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सेट बनता है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर एक जरा बड़ा यूनिट बन गया, बड़ी वैल्यू बन गई है। इसके बाद आयोटा की हम वैल्यू की तरफ आते हैं कि आयोटा की वैल्यू है रेडिकल -1। ठीक है, आपने जजर के अंदर -1 लिखना, तो ये आपके पास आयोटा की वैल्यू है। और फिर अगर आप इसका स्क्वायर ले लें, जस्ट आयोटा की वैल्यू 1 लें, दैट विल बी इक्वल टू जस्ट आयोटा। और आयोटा का अगर आप स्क्वायर ले लें तो इस साइड का रेडिकल खत्म हो जाएगा, तो आयोटा स्क्वायर विल बी इक्वल टू -1। और आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या होती है? आयोटा क्यूब इज इक्वल टू आयोटा स्क्वायर, क्योंकि आपको आयोटा स्क्वायर की वैल्यू डेफिनेटली पता है, तो मल्टीप्लाई आयोटा, तो ये -1 मल्टीप्लाई आयोटा आपके पास माइनस आयोटा बन जाएगा। तो आयोटा क्यूब की वैल्यू है माइनस आयोटा, आयोटा रेज़्ड पावर 4। तो ये आपके पास इस तरह के अब ये क्वेश्चंस आपके पास सबसे ज्यादा आने, तो ये असल में आयोटा के स्क्वायर का स्क्वायर है, तो -1 का स्क्वायर आपके पास क्या आएगा? +1। तो इस तरीके से आप बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखेंगे। तो ये सारी वैल्यूज आपने याद कर लेनी है। फर्दर हमारे पास अगर आयोटा की पावर्स प्लस में होने की बजाय माइनस में हो, तो आयोटा रेज़्ड टू पावर -1 असल में क्या है कि आपने आयोटा को नीचे लिखना है, तो अब इसकी पावर होगी +1। तो ये आपके पास आयोटा आ गया जस्ट। और अगर आप इसको स्क्वायर में लिखना चाहें तो आप ऊपर और नीचे आयोटा से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर भी आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया आयोटा डिवाइडेड बाय आयोटा स्क्वायर। और आयोटा स्क्वायर होता है -1, तो आयोटा डिवाइडेड बाय -1, ये आपके पास हो जाएगा माइनस आयोटा। तो आयोटा की पावर -1 की वैल्यू माइनस आयोटा है। आयोटा की पावर +1 की वैल्यू आपके पास जस्ट आयोटा था, लेकिन आयोटा की पावर -1 की वैल्यू आपके पास माइनस आयोटा आ गई। तो ये एक कंपैरिजन जेर में रखे चलिएगा। आयोटा स्क्वायर -1 था, तो आयोटा की पावर -2, ये भी -1 है आपके पास, तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे। आयोटा क्यूब आपके पास माइनस आयोटा है, आयोटा की पावर -3 जो है वो आपके पास जस्ट आयोटा है, आयोटा की पावर 4 1 है, आयोटा की पावर -4 भी 1 है। तो जब आपके पास ये पावर्स इवन है तो आपके पास वैल्यूज सेम आ रही है, चाहे वो प्लस की पावर हो चाहे माइनस की हो। लेकिन अगर आपके पास ये जो पावर है, जो आपके पास एक्सपोनेंट ऊपर आ रहा है वो ओड है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, तो आपके पास वैल्यू चेंज हो जाती है। आयोटा की जगह माइनस आयोटा और माइनस आयोटा की जगह यहाँ पर आपके पास जस्ट आयोटा। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो ये हमारे पास हो गया। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास एक नोट है कि इन एग्जांपल 1C, ये हमने आगे चल के एग्जांपल देखनी है, ये वाली इसको सॉल्व भी करके देखना है। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं, फिर इस नोट की तरफ आते हैं। तो राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म, हमने इनको ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म की में लिखना है। ये जस्ट 6 है, इसके साथ कोई आयोटा नहीं है, तो रियल पार्ट आपने कंप्लीट लिखना है और इमेजिनरी पार्ट के साथ 0 आयोटा लिख देना है। तो 6 + 0 आयोटा, तो ये आपके पास 6 0 इसका ऑर्डर्ड पेयर बन जाएगा। 5 आयोटा, आयोटा वाली आपके पास वैल्यू है, इमेजिनरी पार्ट है, रियल पार्ट नहीं है, तो 0 + 5 आयोटा लिखेंगे तो 0 5 इसका ऑर्डर्ड पेयर बन जाएगा। ये दोनों ही 0 है, यानी कि रियल पार्ट भी 0 है, इमेजिनरी पार्ट ऑलरेडी नहीं, तो 0 + 0 आयोटा, ये इस तरह का ऑर्डर्ड पेयर बन जाएगा। ये आपके पास रियल पार्ट है, 1 + 0 आयोटा हो जाएगा। ये आपके पास रियल पार्ट है, आयोटा तो नहीं लिखा हो, तो आप इसे इसी तरह लिख लेंगे और साथ आप इसके क्या लिखेंगे, ये वैसे शायद यहाँ पे कुछ मिसिंग भी है, तो ये आपके पास है 3 माइनस रेडिकल -9, तो ये आपके पास हो जाएगा 3 माइनस, और ये आप यहाँ पे आयोटा अगर ऐड कर दें तो ये जो स्क्वायर रूट 9 है
ये आपके पास -9 जो है ये जस्ट स्क्वायर रूट 9 रह जाएगा। उसके पीछे रीजन है, रीजन ये है कि आयोटा की वैल्यू आपको पता होगी कि आयोटा अकेले की वैल्यू होती है स्क्वायर रूट -1। तो जब आप उसको उसकी जगह पर लाएंगे तो ये आपके पास चेंज हो जाएगा, तो इसका ऑर्डर्ड पेयर आपके पास इस तरीके से बन जाएगा। तो अब हमने यहां पर इसको एक्सप्लेन करना है ये सी वाले को। तो सी वाला हमारे पास क्या लिखा हुआ है कि इन एग्जाम्पल 1C, ये जो आपके पास एग्जाम्पल है ये वाली, इस एग्जाम्पल में वी सी दैट जीरो कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, अकेले जीरो को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं सम ऑफ अ रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर, और उससे जो आपके पास ऑर्डर्ड पेयर बन रहा है वो 0 0 बन रहा है, इसको हम कहते हैं जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर। जबकि आपके पास ये जो एग्जाम्पल है वन आइडेंटिटी वाली, इसमें वन को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एज अ कॉम्प्लेक्स नंबर विद रियल पार्ट 1 एंड इमेजिनरी पार्ट 0। इसमें दोनों पार्ट 0 थे, इसमें रियल पार्ट 1 है, इमेजिनरी पार्ट 0 है, इसको हम यूनिट कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। तो वन इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर 1 होगा तो उसको हम कहेंगे यूनिट कॉम्प्लेक्स नंबर, और अगर कॉम्प्लेक्स नंबर 0 होगा तो उसे हम कहेंगे जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर। ये एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से एक अहम चीज है। नेक्स्ट हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है इसकी। अभी इतनी बड़ी वैल्यू को कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले तो आप इसको कन्वर्ट कर लें आई स्क्वायर में, आयोटा स्क्वायर में। तो ये जो आपके पास असल में आयोटा 5⁻92 है, ये असल में आपके पास है आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर का फिर आगे आपने स्क्वायर ले लेना है, तो वो आपके पास फर्दर स्क्वायर आप ले सकते हैं 246 ले सकते हैं। ठीक है, अगर कोई चीज कॉमन लेने की गुंजाइश है ना, जिस तरह इन्होंने आयोटा रेज़ टू 10 कॉमन लिया है, तो कॉमन भी लिया जा सकता है, तो उस तरीके से भी हम इसको लेकर चल सकते हैं। तो इन्होंने यहाँ पर इसको आयोटा रेज़ टू 10 को कॉमन लिया है और ऊपर और नीचे डिवाइड कर दिया है। ये 582, ये 592 है, तो 10 कॉमन लेने से ये उन्होंने इसके इक्वल कर लिया है। इसी तरह ये सारे इक्वल हो रहे हैं। अगर इनफैक्ट इक्वल ना हो रहे होते तो फिर हम इस मेथड की तरफ भी जा सकते थे, फिर हमने एक एक करके सॉल्व कर सकते थे। तो इन्होंने इसको इसके साथ कैंसिल कर दिया। आयोटा रेज़ टू 10 है, तो आयोटा रेज़ टू 10 को इन्होंने सॉल्व कर लिया, तो उससे ये होता है कि आपका टाइम बच जाता है। तो आयोटा के स्क्वायर की पावर 5। अच्छा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो -1 की पावर 5 असल में -1 ही रहेगा। तो ये -1 आपका आंसर आ जाएगा -2। इसके बाद है इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कहते हैं हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को इक्वल कहेंगे अगर उनके रियल पार्ट्स भी इक्वल हो, अगर उनके इमेजिनरी पार्ट्स भी इक्वल हो। यानी कि हम इसको और इसको इक्वल तब कहेंगे अगर a इज इक्वल टू सी के हो और आयोटा b इक्वल हो आयोटा d के। आपने देखा होगा आयोटा को बाद में भी लिख सकते हैं, पहले भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से तो रियल पार्ट्स भी बराबर हो, इमेजिनरी पार्ट्स भी बराबर हो, तो तब हम उनको इक्वल नंबर्स कंसीडर करेंगे। तो ये आपके पास है इफ x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू 3 - 4 आयोटा, तो x इज इक्वल टू 3 एंड आयोटा y इज इक्वल टू -4 आयोटा, तो वो आपके पास y की वैल्यू क्या आएगी? -4। तो ये हमारे पास इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट कैसे फाइंड आउट करते हैं? फॉर एग्जांपल अगर आप किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को z से शो कर रहे हैं तो उसके कंजुगेट को z के बाहर से शो करेंगे। तो अब फॉर एग्जांपल आपके पास z है 5 - 3 आयोटा, तो आपने क्या करना है कि इसका ये दरम्यान वाली वैल्यू जो साइन है ये चेंज कर देना है, तो ये हो जाएगा 5 + 3 आयोटा। अच्छा, अगर आपके पास है z इज इक्वल टू 2 और ये आपके पास हो जाएगा 2 + 0 आयोटा, तो ये हो जाएगा 2 - 0 आयोटा, तो ये आपके पास इसका कंजुगेट हो जाएगा जो कि 2 ही रहेगा। इसी तरह z इज इक्वल टू 3 आयोटा, 0 + 3 आयोटा है, तो ये 0 - 3 आयोटा हो जाएगा, तो ये आपके पास -3 आयोटा में इसका कंजुगेट हो गया। आपने करना है कि आपने दरमियान वाला साइन जो है वो चेंज कर देना है। इसके बाद आ जाते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हमने ऐड कैसे करना है। तो आपके पास फॉर एग्जांपल दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, आप उनको ऐड करना चाहते हो, तो रियल नंबर्स को अलग से ऐड कर लो, इमेजिनरी पार्ट्स को अलग से सॉल्व कर लो। फॉर एग्जांपल हमने इसमें इसको ऐड करना है, तो 3 में 2 को ऐड करेंगे, 4 आयोटा में -7 आयोटा को ऐड करेंगे, 3 + 2 5 हो जाएगा, और 4 आयोटा -7 आयोटा -3 आयोटा हो जाएगा। तो इस तरीके से हम सिंपली इनको ऐड कर सकते हैं। अच्छा, ये नेक्स्ट हमारे पास एक रिमेंबर है, रिमेंबर को हम स्किप कर रहे हैं यहाँ पर फिलहाल, हम डायरेक्टली अपने सारे कॉन्सेप्ट्स को एक एक करके चलेंगे। सब्ट्रैक्शन में भी यही है कि रियल पार्ट में से रियल पार्ट को माइनस करें, इमेजिनरी पार्ट में से इमेजिनरी को। जिस तरह 1 में से 5 को माइनस करेंगे, माइनस आयोटा में से माइनस ये 2 आयोटा को माइनस करेंगे, तो इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने z1 - z2 किया है, तो इसमें से इसको माइनस किया है,
1 माइनस आयोटा एज इट इज -5 माइनस 2 आयोटा, ठीक है, ये आपके पास हो गया। और क्योंकि साइन माइनस अंदर के सारे साइंस को चेंज कर देता है, इन्होंने यहाँ पे प्लस लगाकर थोड़ा सा अजाफी काम बढ़ाया है, आप उनको बस सिंपली ऐसे लिख लें कि 1 माइनस आयोटा -5 माइनस 2 आयोटा, तो 1 माइनस 5 -4 आ जाता है, माइनस आयोटा और -2 आयोटा -3 आयोटा हो जाता है। तो सिंपल सब्ट्रैक्शन है, इस तरीके से आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं। नेक्स्ट इसकी एक एग्जांपल है कि ये आपके पास z1 ये है, z2 ये है, इनको कंप्यूट करें z1 माइनस 3z2। अच्छा, अब इसमें दो चीजें, एक तो सब्ट्रैक्ट कर रहे हो और एक मल्टीप्लाई भी कर रहे हो, तो z1 को एज इट इज लिख लें और z2 को 3 से मल्टीप्लाई करके लिख लें। तो जब आप इसे लिखेंगे तो इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन पर मैं बहुत ज्यादा टाइम यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि ये चीजें आप लोग ये तो कर ही लेंगे। मल्टीप्लीकेशन की बात करते हैं। जब मल्टीप्लाई करना है फिर पूरे का पूरा मल्टीप्लाई करना है। फॉर एग्जांपल आपके पास ये दो वैल्यूज हैं, तो z1 को z2 से मल्टीप्लाई करना है और z1 है आपके पास a प्लस बी आयोटा, तो आपने इसको मल्टीप्लाई करना है c प्लस आई डी से, यानी कि आयोटा डी से। तो अब आपने a को c प्लस आई डी से मल्टीप्लाई करना है और ib को भी c प्लस आई डी से मल्टीप्लाई करना है। ये जब आप करेंगे तो ये हो जाएगा ac और ये आपके पास a d आयोटा हो जाएगा, यानी कि a मल्टीप्लाई हो रहा है d आयोटा से, और ये जो c है ये मल्टीप्लाई हो रहा है ib से, और ये जो ib और id ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे आई स्क्वायर bd, ठीक है, आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होकर आई स्क्वायर हो जाएगा। आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस में होती है, तो हम आई स्क्वायर की जगह -1 लिख सकते हैं और -1 को bd से मल्टीप्लाई करेंगे तो -bd हो जाएगा। तो ये असल में रह गया AC माइनस BD, ठीक है, जो आपके पास रियल पार्ट से वो अलग कर लिए और आयोटा वाली वैल्यूज अलग कर लिए, इनमें आयोटा आप कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा AD प्लस BC। तो इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं और ये हमारा इसका कॉन्सेप्ट है सॉल्यूशन का, यानी कि आपने सिंपल मल्टीप्लाई करना है। फॉर एग्जांपल नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 2 माइनस 3 आयोटा एंड 7 प्लस 5 आयोटा। तो 2 को इस पूरे से मल्टीप्लाई करना है और -3 आयोटा को इस पूरे से मल्टीप्लाई करना है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये पार्ट आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा। अब आपके पास रियल पार्ट में क्या बचता है 14 जस्ट, और इसका आई स्क्वायर की अगर वैल्यू पुट करें तो -15 आई स्क्वायर का मतलब है -15 मल्टीप्लाई -1, तो वो आपके पास आ जाएगा +15। तो इसकी जगह पे आप +15 लिख देंगे, 14 वैसे का वैसे आ गया, और 10 आयोटा -21 ये -11 आयोटा, तो ये आपके पास हो गया 29 माइनस 11 आयोटा। तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व करके देख सकते हैं। डिवीजन में थोड़ी सी चीजें बदल जाएंगी। डिवीजन में क्या होता है कि आप डिनोमिनेटर को खत्म करने के लिए एक फार्मूला लगाएंगे। जिस तरह आपने z1 को डिवाइड करना है z2 से, ये z1 की वैल्यू है, ये z2 की वैल्यू है, तो अब आप इसको खत्म करना चाहते हैं, आप किसी भी चीज के डिनोमिनेटर में a प्लस b को खत्म करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, आप उसको मल्टीप्लाई कर देंगे a माइनस b से, तो वो आपके पास हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इस तरीके से हम इसे सॉल्व करते हैं। तो हम ऊपर और नीचे डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो c प्लस d आयोटा का कॉन्जुगेट है c माइनस d आयोटा, तो ऊपर भी c से मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे भी, नीचे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा तो गया आपके पास, बाकी ये रह जाएगा, और ऊपर आपके पास ये वाली वैल्यू आ गई, इसमें से ये आई स्क्वायर जो है -1 इसकी वैल्यू पुट करने से ये भी रियल पार्ट में आ जाएगा, तो ये इकट्ठे हो जाएंगे, और ये जो आयोटा वाली वैल्यूज है इनको आप अलग से लिख सकते हैं। तो इस तरह आप इनको डिवाइड करके लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है ये क्वेश्चन आ गया, सॉल्व करें इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसके बराबर हमने ला के दिखाना है। तो आप क्या करोगे कि आप इसको लिखते हो x प्लस आई वाई, यानी कि आयोटा y को हम इसे इसको इधर ला के डिवाइड कर देते हैं, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है, x प्लस वाई आयोटा इसके बराबर आ जाएगा। अब x आपके पास रियल पार्ट है, दैट विल बी इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 13, और जो ये इमेजिनरी पार्ट है इसको इमेजिनरी पार्ट के साथ कंपेयर करेंगे तो आपके पास y की वैल्यू ये आ जाएगी। अब इसमें हमने किया क्या है, हमने जो दो वेरिएबल्स है उनको एक साइड पर रखकर बाकी का जो पार्ट है जिसको हम सॉल्व कर सकते हैं हमने दूसरी साइड पर जाके सॉल्व कर दिया। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास नेक्स्ट एक और है, इसको हमने लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्मेट में। तो देखिए आप इसको इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास सॉल्व होके जस्ट ये रह जाएगा,
और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे पहले ये बनेगा और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करने पर आपके पास ये आ जाएगा। तो आपके पास आ जाएगा 6 + 17 आयोटा डिवाइडेड बाय 25। तो ये इसे आप लिख सकते हैं 6 डिवाइडेड बाय 25 प्लस 17 आयोटा डिवाइडेड बाय 25। तो इस तरीके से आप इसे लिख सकते हो। ये हो गए बेसिक ऑपरेशंस। बेसिक ऑपरेशंस के बाद आगे हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट करने का तरीका ये है कि किसी भी अगर आपने कॉम्प्लेक्स नंबर का एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आप उसका ऑर्डर्ड पेयर फाइंड आउट करें और ऑर्डर्ड पेयर फाइंड आउट करने के बाद ये फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर का स्क्वायर प्लस सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर का स्क्वायर और पूरे का रेडिकल। तो ये इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको हम कहते हैं मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये असल में है क्या, इसको आप डिफाइन कैसे करोगे? मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द पॉइंट रिप्रेजेंटिंग द नंबर। ओरिजिन से जो पॉइंट उसको रिप्रेजेंट कर रहा है उस तक का जो डिस्टेंस होगा उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कहेंगे। और ये जो एब्सोल्यूट वैल्यू है ये हमने इस तरीके से फाइंड आउट करनी है। तो अब ये यहाँ पे हमें कहा गया कि एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट करें। आयोटा जस्ट दिया गया है, अब इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट करें तो पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें। आपके पास रियल पार्ट है ही नहीं और जो ये वाला पार्ट है ये जस्ट आयोटा है, तो आप जस्ट आयोटा लिख सकते हैं या यहाँ पे 1 आयोटा लिख सकते हैं, क्योंकि 1 लिखने के साथ उससे आपके पास उसकी स्टैंडर्ड फॉर्मेट वैल्यू बन जाएगी। अब ये आपके पास ऑर्डर्ड पेयर बन गया 0 और 1, तो ए की जगह 0 की वैल्यू पुट करें और बी की जगह 1 की वैल्यू पुट करें। जब आप ये वैल्यू पुट करेंगे तो ये आपके पास स्टैंडर्ड आंसर आ जाएगा इसका। इसी तरह 3 है, 3 आपके पास जस्ट रियल पार्ट है, तो आप कहेंगे 3 विल बी इक्वल टू 3 + 0 आयोटा। तो 3 0 का ऑर्डर्ड पेयर बनेगा, उससे आप इसे सॉल्व कर लेंगे। ये 2 - 5 आयोटा है, ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है, तो 2 जो है रियल पार्ट है, -5 जो है वो इसका इमेजिनरी पार्ट है। अब ये हमारी इंफॉर्मेशन के लिए कुछ और चीजें हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर है ये आपके पास और इसका कॉन्जुगेट ये है, तो इनको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं XY से। जो आपके पास P है ये आपके पास ऑर्डर्ड पेयर ओरिजिनल फॉर्म में है और आप इसको QX - Y यानी कि उसके कॉन्जुगेट की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये एक दूसरे के मिरर इमेजेस होते हैं, या तो X एक्सिस पर, ठीक है, तो ये जो पॉइंट है इट इज मिरर इमेज ऑफ द पॉइंट ऑन द X एक्सिस एंड वाइस वर्सा। तो ये इस तरीके से हो गया। नेक्स्ट इसकी पूरी एक्सरसाइज आ गई है। एक्सरसाइज में से हम कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं और अपना टाइम बचाने के लिए हम सॉल्व नोट्स की तरफ जाएंगे। तो इसके ये हमारे पास सॉल्व नोट्स हैं, तो एक एक करके देखते हैं। सिंप्लीफाई करें इसको, आयोटा की पावर 9 प्लस आयोटा की पावर 19। अब आपको इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन तो नहीं पता, तो पहले आप क्या करेंगे, आप इसको उस फॉर्म में लाएंगे जिसका आपको सॉल्यूशन पता है। तो हम क्या करते हैं, पहले इसकी वैल्यू को इवन में लाते हैं। तो आयोटा की पावर 9 विल बी इक्वल टू आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा की पावर 8, और आयोटा की पावर 8 असल में है आयोटा के स्क्वायर की पावर 4। तो हमें पता है कि आई स्क्वायर -1 होता है, तो -1 की पावर 4 आपके पास क्या रह जाएगा, जस्ट +1। तो +1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, ये जस्ट आयोटा है, ठीक है। तो आई की पावर 9 जस्ट आयोटा है। आई की पावर 19 को सॉल्व करके देखते हैं। आई रेज़्ड पावर 19, ये असल में आई मल्टीप्लाई आई रेज़्ड पावर 18 है। आई असल में आयोटा है, तो हम बार बार उसको अपनी आसानी के लिए आई कह रहे हैं। तो ये आपके पास हो जाएगा आई स्क्वायर की पावर 9, ठीक है, ये आई 18 के इक्वल होगा। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास आई, और ये आई स्क्वायर की वैल्यू है -1, -1 की पावर 9। -1 की पावर जब 9 होगी तो इसका आंसर -1 ही रहेगा, क्योंकि ओड में पावर है। तो -1 को अगर हम इवन टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर +1 आएगा, लेकिन अगर ओड टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर -1। तो इसका आंसर आएगा माइनस आयोटा, -1 आयोटा से मल्टीप्लाई होकर माइनस आयोटा। अब यहाँ पे हुआ क्या है, हुआ ये है कि आई की पावर 9 की वैल्यू आपके पास आयोटा ही है और आई की पावर 19 की पावर माइनस आयोटा ही है, तो आयोटा माइनस आयोटा आंसर इज 0। नेक्स्ट है आपके पास माइनस आयोटा की पावर 23। अब आपको माइनस आयोटा की वैल्यू पता होनी चाहिए, तो माइनस आयोटा की आपको वैल्यू पता होनी चाहिए, या आप सिंपली ये कर लें कि माइनस आयोटा इज इक्वल टू -1 मल्टीप्लाई आयोटा। तो इस पूरे की पावर आपके पास क्या बन रही है, यहाँ पे 23 है। तो -1 असल में क्या है, ये आयोटा स्क्वायर है, तो आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई आयोटा, इसकी पावर आपके पास क्या आ रही है 23। इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपके पास आई क्यूब आ जाएगा। आई क्यूब की पावर 23 है, 3 को 23 से मल्टीप्लाई करेंगे, आई की पावर 69। अब इसको उस फॉर्मेट में लाएं, आई मल्टीप्लाई आई की पावर 68
और यहां से आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं। तो ये आपके पास सिंपली ये सोल्यूशन बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है -1 और उसकी पावर है -1 आयोटा स्क्वायर है, तो ये आप इसकी जगह आयोटा स्क्वायर लिखेंगे, उसका स्क्वायर इसके स्क्वायर से कैंसिल, तो ये आपके पास रह जाएगा आयोटा की पावर -23, जो असल में आपके पास है 1 डिवाइडेड बाय आयोटा की पावर 23। तो आप इसको फ्रैक्शन में ले जाकर सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप इसे फ्रैक्शन में जाकर सॉल्व नहीं करना चाहते तो यहीं पर सॉल्व करें। आप इस फॉर्मेट में से लिखे -1 की पावर -12, तो ये इवन में ही काउंट होगी और इसका आंसर आएगा +1 आयोटा से मल्टीप्लाई होकर आपका फाइनल आंसर जो है वो आयोटा हो जाएगा। तो ये सिंपल सॉल्यूशंस है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव करने के। ये भी उसी तरीके से प्रूव करना है। पहले इसको सॉल्व करें, आयोटा की पावर 107, ये असल में आपके पास है आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा की पावर 106, और ये होगा आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा का स्क्वायर और उसकी पावर 53। आयोटा के स्क्वायर की वैल्यू आप लिखेंगे -1, तो -1 की पावर 53 ये आपके पास है हो जाएगा आयोटा मल्टीप्लाई -1, क्योंकि पावर जब ओड में होगी तो आंसर -1, तो इसका आंसर आ गया माइनस आयोटा। एक को सॉल्व किया उसकी वैल्यू आपने लिख ली, फिर दूसरे को सॉल्व किया उसकी वैल्यू लिख लेनी है, तीसरे सबको सॉल्व करके उनकी वैल्यू लिखते जाना है और एट द एंड आपने सबको जमा कर लेना है। जब सबको जमा करेंगे तो आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट एडिशन के क्वेश्चंस हैं, आप इनको ऐड करके देखें। रियल पार्ट में रियल पार्ट को ऐड कर ले। अब आपने इन दोनों को आपस में ऐड करना है। पहले तो थोड़ा सा सॉल्व कर लें इनको। ये आपके पास बचा रियल पार्ट्स को आपस में जमा कर लें, इमेजिनरी पार्ट्स को आपस में। सेम हमारे पास कॉन्सेप्ट ये है कि हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट्स अलग अलग करके फिर उनको जमा कर लेना। सब्ट्रैक्शन करें। अब यहाँ पे सब्ट्रैक्शन में उन्होंने एक आप लोगों के लिए चीज छोड़ी है कि आपको स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं दी, ऑर्डर्ड पेयर दिए। तो पहले ऑर्डर्ड पेयर से आप बनाए, तो ए और 0 आपके पास अगर ऑर्डर्ड पेयर है तो ए इसका रियल पार्ट है और ये जो इमेजिनरी पार्ट है ये 0 आयोटा होगा, तो इसकी वैल्यू 0 आएगी। तो आप इसको सॉल्व कर लें। ठीक है, इसका बना लिया 2 - b, तो 2 - b में आपके पास क्या है 2 - b, ये आपके पास ऑर्डर्ड पेयर है, तो 2 आपके पास रियल पार्ट है और जो इमेजिनरी पार्ट है वो आप लिख सकते हैं -b आयोटा। ठीक है, तो इस तरीके से जब आपके पास आ गया, अब सिंपल सब्ट्रैक्शन है, इसमें से इसको माइनस कर दें, तो ये माइनस की वैल्यू लगाएंगे जो अंदर के साइंस को चेंज कर देगी। ये आपके पास हो गया a + 0 आयोटा -2 माइनस जमा और जमा b आयोटा। अब आप रियल पार्ट को आपस में इकट्ठा कर लें, a -2 और 0 आयोटा और b आयोटा को जमा कर लें, आपके पास ये आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह आपने इसको सॉल्व करना है। ये सब्ट्रैक्शन वाले क्वेश्चंस हो गए। सब्ट्रैक्शन वालों के बाद डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन हमने देखनी है, तो ये आपके पास डिवीजन वाला क्वेश्चन आ गया। इसको डिवाइड करें। डिवाइड करने के लिए डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट को ढूंढेंगे, 3 + 5 आयोटा, इसका कॉन्जुगेट होगा 3 - 5 आयोटा, तो ऊपर और नीचे हम उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ऊपर प्रॉपर मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वो फार्मूला लग जाएगा a + b × a - b a² - b², तो 3 का स्क्वायर -5 आयोटा का स्क्वायर। इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो बाकी आपके पास सिंपल सॉल्यूशन है, इसमें अलजेब्रा बाकी रह जाता है, वो आप इजीली कर लेंगे। ये नेक्स्ट वही पोर्शन रिपीट हो रहा है, तो हम अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 डिवाइडेड बाय -8 + आयोटा, तो -8 + आयोटा, अगर ये आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा -8 - आयोटा। ठीक है, वैल्यू चेंज होगी, ऊपर और नीचे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दें, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होकर सेम एज इट इज रह जाएगा। ये मल्टीप्लाई हो जाएगा -8 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, यानी कि a² - b²। तो a की जगह -8 आ रहा है, -8 का स्क्वायर, और b की जगह आयोटा आ रहा है, आयोटा का स्क्वायर। तो जब आप इसे इस तरीके से करेंगे नीचे आ जाएगा 64 माइनस आयोटा का स्क्वायर। आयोटा के स्क्वायर की वैल्यू -1 है, तो -1 माइनस से मल्टीप्लाई होकर +1 रह जाएगा। तो आप इसे जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास फाइनल सॉल्यूशन इसका क्या बन के आ रहा है, यहां से स्टेप बाय स्टेप देखते जाए। -8 - आयोटा एज इट इज, 64 + 1 65, यहां तक सॉल्यूशन हो गया और यही आपका आंसर है। अगर आप इसको प्रॉपर फॉर्मेट में लिखना चाहते हैं तो ये रहा आपका रियल नंबर और 1 डिवाइडेड बाय 65 आयोटा, ये आपके पास बन गया इसका इमेजिनरी पार्ट। सेम वे में आप नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फिर एब्सोल्यूट वैल्यू की तरफ आते हैं। आपके पास z1 की वैल्यू ये है, z2 की वैल्यू ये है, तो इवेल्युएट करें इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू को। देखिए पहले दोनों को जमा करें, जमा करने के बाद जो आपके पास आंसर आ जाए ना उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है। तो z1 + z2 को सॉल्व करने पर ये आया है
इसमें जो आपके पास a है वो 3 है और b जो है वो आपके पास क्या है 5 है। तो आप 3 और 5 को इस फार्मूले में पुट करेंगे तो आपके पास मॉड्यूलस आ जाएगा या आपके पास इसके एब्सोल्यूट वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट है Z1 Z2, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट करें। तो अब आपको यहाँ पे Z1 की वैल्यू दी गई है, इसे हम निकालते हैं। यहाँ पे ये आपके पास Z1 की वैल्यू है Z2 की। पहले तो दोनों को मल्टीप्लाई करें, आपने मल्टीप्लाई किया, आपके पास ये आंसर आ गया -4 + 7 आयोटा। A की वैल्यू क्या है -4, B की वैल्यू क्या है +7, दोनों की वैल्यूज इसके अंदर पुट करें तो आपके पास आपका सोल्यूशन आ जाएगा। इसी तरह ये डिवीजन वाला क्वेश्चन है, अगर आपको डिवीजन करनी आती है तो एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए फार्मूला सेम टू सेम है, फार्मूला उसका तब्दील नहीं हो रहा। तो ये हमारे पास इसके क्वेश्चंस हैं। फिर इसको इसके स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखें। स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखने के लिए हम करते क्या है, हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के लिए हम दोनों को नीचे ले लेते हैं और अगर ये लिया है तो इसको ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, अगर ये लिया है तो इसको ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये असल में 1 - 2 आयोटा किससे मल्टीप्लाई हो रहा है इससे, और 4 - आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है इससे, और ये आपके पास दोनों का एलसीएम आ गया। अच्छा, अब इसको सारे को सॉल्व करें तो सॉल्व करने पर आपके पास ये इसका प्रॉपरली आंसर आ जाता है। आप इसको इसके स्टैंडर्ड फॉर्मेट पे जहां तक लाके सॉल्व कर सकते हैं आपने इसे कर लेना है, ठीक है, इसमें कुछ ज्यादा चीजें हैं नहीं। फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ, कॉन्जुगेट फाइंड आउट करने के लिए हम जो आपके पास नीचे होता है डिनोमिनेटर, आपने उसको मल्टीप्लाई करना है। पहले तो इसको सॉल्व कर लें, स्टैंडर्ड फॉर्मेट तक ले जाएं और उसके बाद आप इसका कॉन्जुगेट निकालेंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लाने के लिए हमने इसको सॉल्व कर लिया यहां तक। क्या इसमें कोई कबाहत थी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जो सिंपल जमा तफरीक ज़रब तकसीम है वही करना है। कैसे? इस बात का मतलब यूं है कि अगर मिसाल के तौर पर मैं इसे सॉल्व करने लगा हूं, इसको मैंने सॉल्व करना है, ये मेरे पास मेरा पूरे का पूरा क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो ऊपर वाली दोनों वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करूंगा, नीचे वाली दोनों वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करूंगा। तो अगर पीछे मल्टीप्लीकेशन हम सीख के आ चुके हैं तो मल्टीप्लाई करने में तो कोई हर्ज नहीं है। तो उसके बाद आपके पास ये आ गया नंबर। अब इसके डिनोमिनेटर से ऊपर नीचे आपने क्या करना है, उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना है। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी और वो वैल्यू ये है आपके पास, ठीक है। अब ये जो वैल्यू आ गई है इसका कॉन्जुगेट निकालना है और उसके लिए हम दरम्यान में कौन सा साइन यूज करेंगे, प्लस का साइन, एंड दैट इज वेरी सिंपल एक्सप्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मैं थोड़ा सा गाइड कर देता हूं, बाकी तो सेम टू सेम है। इवेल्युएट करें इस क्वेश्चन को, आप इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले सॉल्व करने के लिए आप इसको पहले सॉल्व कर लें। ये आपके पास पूरे का पूरा एक्सप्रेशन है, आयोटा की पावर 18, तो वो आयोटा के स्क्वायर के पावर 9 वो लग जाएगा। इसको हमने क्या किया है, ये आपके पास था 1 डिवाइडेड बाय आयोटा मल्टीप्लाई 25, तो हमने इसको पहले डिवाइड करना है। डिवाइड करने के लिए ऊपर नीचे हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो आपके पास ये इस फॉर्मेट में आ गया। अब -1 की पावर 9 -1 ही आएगा, इसको अब हमने सॉल्व करना है। आयोटा स्क्वायर -1 आएगा तो ये आपके पास माइनस आयोटा इसकी वैल्यू आ गई। माइनस आयोटा असल में 25 है। तो अब आप इसको इस हद तक सॉल्व करके ले आए। अब यहां पर वो फार्मूला अप्लाई करना चाहे तो फार्मूला अप्लाई कर दें, वरना पहले इसको सॉल्व कर लें। इसको सॉल्व करने के लिए हम इसके दो हिस्से कर लेते हैं। माइनस आयोटा 25 इज इक्वल टू माइनस आयोटा 24 मल्टीप्लाई आयोटा। ये 24 के लिए हम क्या करेंगे, माइनस आयोटा के स्क्वायर की पावर 12 मल्टीप्लाई आयोटा। ये आपके पास -1 आ जाएगा, बाहर भी माइनस है अंदर भी -1 आ जाएगा, और ये इसकी पावर आयोटा है। ये माइनस बाहर रह जाएगा, माइनस आयोटा की पावर 12, ये +1 आएगा मल्टीप्लाई आयोटा। ये -1 मल्टीप्लाई आयोटा आपके पास यहाँ पे -1 रह जाएगा। तो -1 माइनस आयोटा का क्यूब, यहां पे फार्मूला अप्लाई करें ये वाला, a माइनस बी का क्यूब इज इक्वल टू फर्स्ट वैल्यू का क्यूब माइनस सेकंड वैल्यू का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी माइनस 3ab स्क्वायर। वो इकट्ठा अगर लिखे तो प्लस 3ab स्क्वायर एक्चुअली, तो इकट्ठा लिखे तो ये आपके पास इस तरीके से ये शो होता है, और इसके बाद ये फार्मूला लगाकर आपने इसको सॉल्व कर लेना है। नेक्स्ट है हमारे पास z1 की वैल्यू ये है, z2 की ये है, तो फाइंड आउट करें रियल पार्ट भी और इमेजिनरी पार्ट भी। तो पहले तो आप इसको सॉल्व कर लें। तो रियल पार्ट के लिए आपने z1 मल्टीप्लाई z2 करना है और डिवाइडेड बाय z1 कर देना है, और इमेजिनरी पार्ट के लिए आपने 1 को डिवाइड कर देना है z1
मल्टीप्लाई Z1 का कॉन्जुगेट। तो ये आप इसे सॉल्व करना शुरू करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो यहां पर आप Z1 मल्टीप्लाई Z2 कर रहे हैं और डिवाइडेड बाय Z1 का कॉन्जुगेट कर रहे हैं, तो ये आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी, तो ये आपके पास इसका रियल पार्ट आना शुरू हो जाएगा। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास रियल पार्ट, काफी सारे सोल्यूशन के बाद जाके आ रहा है, लेकिन उसमें खैर कोई इशू नहीं है, चीजें वही हैं जो मैं पीछे आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो ये हमारे पास होगी इसकी एक्सरसाइज 1.1। इस एक्सरसाइज के बाद हम आ जाते हैं इसके नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। 1.1 के बाद प्रॉपर्टीज क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर्स की, सारी प्रॉपर्टीज जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की होती हैं। पहली एडिशन की प्रॉपर्टी है, इसका एडिशन कम्यूटेटिव है, यानी कि Z1 प्लस Z2, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को अगर आप इस तरीके से जमा करें दैट विल बी इक्वल टू Z2 प्लस Z1। सेम इसकी प्रॉपर्टी मल्टीप्लीकेशन की है, एडिशन इसका कम्यूटेटिव है तो इसका मल्टीप्लीकेशन भी कम्यूटेटिव है, ठीक है। फिर इसका एडिशन एसोसिएटिव भी है, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, यानी कि आप पहले करते होते थे ना A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू A प्लस B और C को बाद में जमा करेंगे। तो यही है कि दूसरे तीसरे को पहले जमा कर ले या पहले दूसरे को पहले जमा कर ले, आपके पास जो आंसर है वो सेम रहेगा। आप अपनी आसानी के लिए वहां पर आपने एमसीक्यूज में प्रॉपर्टीज को प्रूव नहीं करके आना, लेकिन आपको ये आनी चाहिए। इसी तरह Z1 Z2 इज इक्वल टू Z2 मल्टीप्लाई Z1। इसकी एग्जांपल भी देख लेते हैं, इन्होंने यहां पे प्रूव करके दिखाया। ये Z1 की वैल्यू है, ये Z2 की। तो अगर आप Z1 मल्टीप्लाई Z2 करें उसका आंसर होगा Z2 मल्टीप्लाई Z1। और मल्टीप्लीकेशन एक ऐसी चीज है जो अभी आपको सिखाई है, तो जितनी बार मर्जी रिपीट कर ले, मल्टीप्लीकेशन का कॉन्सेप्ट तब्दील होने वाला नहीं है, वो सेम टू सेम ही रहेगा। मल्टीप्लीकेशन भी एसोसिएटिव है, जिस तरह एडिशन एसोसिएटिव है, तो हम इसको भी स्किप कर रहे हैं। फिर मल्टीप्लीकेशन एडिशन प्रॉपर्टी, जिसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, वो भी एज इट इज स्टैंड कर रही है। इसको एक नजर देख लें वैसे प्रॉपर्टी को, कहीं आप वहां पे देखकर घबरा ना जाए। तो मल्टीप्लीकेशन की डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन, तो ये अगर आप इस तरीके से लिखते हैं तो आप इनको अलग अलग भी लिख सकते हैं, यानी कि A मल्टीप्लाई B प्लस C इज इक्वल टू AB प्लस AC। आपने इस तरीके से आप इसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में पढ़ा था। अब ABC की जगह आप Z1 Z2 Z3 यूज कर रहे हैं, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स को यहां पे यूज कर रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट ये एक चीज यहां पे लिखी गई है, ये चीज क्लियर करनी है कि आप आयोटा y लिखो या y आयोटा लिखो, ये बराबर ही होते हैं। तो ये बराबर होगा इसके, तो पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y, ये किसके बराबर है? तो इसका सही आंसर होगा z इज इक्वल टू x प्लस y आयोटा। आप इसमें मिस्टेक नहीं करेंगे। जिस तरह ये एडिशन की प्रॉपर्टी थी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अभी हमने देखी, मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। इसके बाद हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी और एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की प्रॉपर्टीज आएंगी। तो एडिटिव आइडेंटिटी ऐसा आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसे आप किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में जमा करें तो आपका आंसर पहले वाला कॉम्प्लेक्स नंबर ही रहे, यानी कि इसके लिए एडिटिव आइडेंटिटी ये है। तो 0 प्लस 0 आयोटा सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए क्या है? ये आपके पास एडिटिव आइडेंटिटी है। तो एडिटिव आइडेंटिटी इन C इज 0 कॉम्प्लेक्स नंबर। आप पीछे 0 कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ के आ चुके हैं। और जो आपके पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है वो आपके पास यूनिट कॉम्प्लेक्स नंबर आप पीछे पढ़ के आए हो, तो वो आपके पास 1 प्लस 0 आयोटा, ठीक है। 1 प्लस 1 आयोटा ना करके आ जाना, ये मिस्टेक कर सकते हैं आप लोग वहां पे, ये आपने नहीं करनी। तो 1 प्लस 0 आयोटा करेंगे तो ये आपके पास यूनिट कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे आ जाएगा। एडिटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आपने याद करनी है। उसके बाद है एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब सबसे पहले तो सोचें कि एडिटिव इनवर्स कैसा होना चाहिए। अगर आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को जमा कर रहे हैं और उसका आंसर 0 आ रहा है तो आपके पास एडिटिव इनवर्स होगा। तो अगर a प्लस बी आयोटा है तो इसका इनवर्स क्या होना चाहिए? a का इनवर्स क्या होना चाहिए? माइनस a, और b आयोटा का इनवर्स क्या होना चाहिए? माइनस b आयोटा, ठीक है। तो a प्लस b आयोटा अगर आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका इनवर्स क्या होना चाहिए? इसका इनवर्स आपके पास होना चाहिए, हम इसका इनवर्स अलग से लिख लेते हैं। ये अगर आपके पास g है तो माइनस जी आपके पास होगा माइनस a माइनस b आयोटा, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इसे सॉल्व कर लेना है। सो दिस इज द स्टेटमेंट एक्चुअली जो आप ढूंढ रहे हैं। a प्लस b आयोटा इज, इसका जो एडिटिव इनवर्स है दैट इज माइनस a माइनस b आयोटा।
नेक्स्ट है एडिटिव इनवर्स, इसका ढूंढे 5 माइनस 3 आयोटा का। तो 5 को नल करने के लिए हमें क्या चाहिए, -5, और -3 आयोटा को नल करने के लिए क्या चाहिए, +3 आयोटा। तो ये आपके पास ये आपका एडिटिव इनवर्स है, -5 + 3 आयोटा। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, ये जरा टेक्निकली आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। रूटीन में तो ये होता है कि x का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या, 1/x, लेकिन यहां पर हमें जरा देखते हैं। अगर आप दो नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हो और आपके पास जो एक्सप्रेशन है, आपके पास फाइनल एक्सप्रेशन है, वो एक यूनिट कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है, तो वो दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स कहलाएंगे। तो हमने मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स अब फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। जब इनको हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये AC AD दो रियल पार्ट आ गए, BD AC और BD, और AD और BC ये आपस में इमेजिनरी पार्ट्स आ गए। तो अब हम यहाँ पे करेंगे क्या, हम कहेंगे AC - BD मस्ट बी इक्वल टू 1, ठीक है, और ये वाले, तो ये हमारे पास 1 आ जाएगा, और AD + BC जो है ये आपके पास 0 आना चाहिए। तो AC जब आप इसको सॉल्व करोगे तो AD = -BC, ठीक है, और इसको सॉल्व करोगे तो AC = BD। वहां से आप इसको एक एक करके सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो ये आपके पास पहली इक्वेशन बन गई, ये दूसरी बन गई। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, यहां से वैल्यू लाकर पुट करते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा AD = -BC, D = -BC डिवाइडेड बाय A। अब A की वैल्यू आप यहां पर लाकर पुट करेंगे, तो ये आपके पास, या C की वैल्यू आप लाकर पुट करेंगे, तो ये आपके पास इसके अंदर वैल्यू पुट कर लेते हैं। AC को एज इट इज रहने देते हैं, -BD, D की वैल्यू ये हमने इसके अंदर पुट कर दी, तो आपके पास ये आपका आंसर आ गया। और इसको जब आप फर्दर सॉल्व करके लिखेंगे तो C की वैल्यू आपके पास ये आ जाएगी। तो इस तरीके से आपने एक एक करके ये वैल्यूज पुट करते जाना है, और जब आप ये वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास इनवर्स जो बनेगा, क्योंकि इनवर्स हमने C और D में ढूंढना था, तो D की वैल्यू ऊपर फाइंड आउट कर ली, C की बाद में फाइंड आउट कर ली, ये C की है, ये D की है। तो आप ये वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास ये इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा। तो A + B आयोटा का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या है, A डिवाइडेड बाय A² + B² माइनस B डिवाइडेड बाय A² + B², और मल्टीप्लाई ये हो रहा है आयोटा से। एग्जाम्पल से बताता हूं, आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। आपके पास ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और आपने इसका क्या ढूंढना है, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। तो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ढूंढने के लिए हमने Z का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ढूंढना है, Z आयोटा Z की पावर -1। तो उसके लिए आपने क्या करना है, पहली वैल्यू ले लेनी है, A = ये आपके पास -2 है, और B = आपके पास आ गया -3। तो आप ये वैल्यूज पुट करेंगे कि ये आपके पास आ जाएगा -2 डिवाइडेड बाय A² + B² था ना, तो -2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। और इसी तरह आपके पास जो दूसरा पार्ट था, जो आपने दूसरे नंबर पे लिखा था, ये वाला माइनस के साइन के बाद, तो वो B की जगह आपने सेकंड वैल्यू लिखनी है और डिवाइडेड बाय A² + B² ही करना है। फर्स्ट वैल्यू डिवाइडेड बाय A² + B² माइनस सेकंड वैल्यू डिवाइडेड बाय A² + B², तो उससे आपके पास ये ऑर्डर्ड पेयर बन जाएगा, और इस ऑर्डर्ड पेयर से आप क्या निकाल सकते हो, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। कुछ फर्दर प्रॉपर्टीज हैं जो आपको यहां पे याद करनी पड़ेंगी, तो उसके थ्योरम्स हैं। Absolute value of a complex number is equal to minus absolute value of that number in minus, it is equal to conjugate of that complex number divided by conjugate of minus of that complex number। तो ये पहली प्रॉपर्टी है। दूसरी, अगर किसी चीज का आप कंजुगेट 2 दफा ले लेंगे तो वो असल कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा, यानी कि x का कंजुगेट होता है 1/x, और इसका कॉम्प्लेक्स नंबर अगेन आप कंजुगेट आपके पास x हो जाता है। तो जब आप 2 दफा कंजुगेट लेते हो तो आप वापस असल की तरफ लौट आते हो, तो ये आपकी दूसरा हो गया। फिर अगर किसी नंबर को उसके कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर आएगा z का स्क्वायर, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z का स्क्वायर। इसी तरह 2 नंबर्स हैं, आप उनको जमा करके उनका कंजुगेट लेते हो तो उनके अलग अलग कंजुगेट को जमा करने वाला नंबर ही बनता है। और यही प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन पे अप्लाई होती है, और यही प्रॉपर्टी जो है वो डिवीजन पे अप्लाई होती है कि 2 नंबर्स को जमा करके आप उसका कंजुगेट ले रहे हो, या फिर एक नंबर का कंजुगेट लिया और दूसरे का कंजुगेट लिया और बाद में जमा कर रहे हो, तो आपके पास इक्वल होंगे। तो ये आपके पास टोटल 6 थ्योरम बन गए, इन 6 को एज इट इज याद कर लें। अभी यहाँ पे इसको प्रूव किया गया। फॉर एग्जाम्पल, ये आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू आप निकाल कर देखें
तो आपके पास इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू जो है इसको सॉल्व करने पर ये आती है। स्टैंडर्ड है। अब आप इसका इनवर्स मालूम करते हैं। इनवर्स मालूम किया, माइनस जी किया, तो अंदर की सारी वैल्यू चेंज होगी। a प्लस बी आयोटा हो गया माइनस ए माइनस बी आयोटा। अब इसकी आप मालूम करें एब्सोल्यूट वैल्यू, जब इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे फिर वही आएगी। अच्छा, अगर इसका कॉन्जुगेट लें तो सिर्फ दरमियान वाला साइन बदलना है। अब इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालें वो भी सेम टू सेम आएगी, और इसके बाद माइनस में लेने के बाद उसका निकालें तो वो भी सेम टू सेम आएगी। आप किसी भी तरीके से फाइंड आउट कर लें, एब्सोल्यूट वैल्यूज 1 2 3 4 चारों दफा सेम आ रही है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास सेकंड थ्योरम है। ये एक एक करके सॉल्व किए गए हैं। ये हम सेकंड वन वाले पे आ जाते हैं। आपके पास ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये उसका कॉन्जुगेट है। तो हम कहते हैं कि अगर हम इसका वापस अगेन कॉन्जुगेट ले लें, जी बार का अगेन एक कॉन्जुगेट ले लें, तो अंदर का साइन बदलना पड़ेगा, a प्लस बी आयोटा हो जाएगा, तो वो फिर ओरिजिनल नंबर के बराबर हो गया। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर का 2 बार कॉन्जुगेट लेने से वापस वही कॉम्प्लेक्स नंबर ओरिजिनल वाला बन जाता है। 3 बार कॉन्जुगेट लेंगे तो फिर कॉन्जुगेट वाली वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास है, अगर ये आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसको प्रूव करें। तो आपने इसको सॉल्व करके देखना, सॉरी ये इसका कॉन्जुगेट है। इन दोनों को अगर आप इसमें मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा कॉम्प्लेक्स नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू का स्क्वायर। ठीक है, ये सारे थ्योरम्स आप लोग एक नजर देख लीजिएगा। आपने एज इट इज करने, वहां पे डेफिनेटली प्रूफ तो नहीं करके आने, तो आप इनको याद कर लें। नेक्स्ट है रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स ऑफ द फॉर्म। अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर इस फॉर्म का है तो उसके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट कौन सा है? तो फॉर एग्जांपल ये आपके पास है, तो हम यहाँ पर ये जो इसकी पावर है इसकी वैल्यू +1 पुट करके देखेंगे, फिर -1, फिर +2, फिर -2। अगर आप इसकी वैल्यू +1 पुट करेंगे फिर तो एज इट इज आ जाएगा, लेकिन -1 पुट करेंगे तो आपको इसे नीचे ले जाना पड़ेगा, और फिर ऊपर और नीचे कॉन्जुगेट नंबर से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास इसका सोल्यूशन क्या आएगा? ये आएगा, ये रियल पार्ट आ जाएगा, ये इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा। ठीक है, ये वही है जो हम पीछे करके आ चुके हैं। नेक्स्ट, अगर आप इसकी वैल्यू 2 पुट करके देखेंगे तो इसकी वैल्यू 2 पुट करने से आपके पास इसका आंसर कुछ यूं बनेगा। आप इसका स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर a² + b² + 2ab। आप इस पूरे को सॉल्व कर लें। x² - y² जो है वो आपके पास क्या आ रहा है? वो इसका रियल पार्ट आ रहा है, और ये आपके पास उसका इमेजिनरी पार्ट आ रहा है। तो ये इस तरीके से आप रियल और इमेजिनरी पार्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी कि आपके पास कोई वैल्यू इस टाइप की हो तो आप उसका रियल और इमेजिनरी पार्ट कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये उसका सोल्यूशन है। और अगर आपके पास ये -2 वैल्यू हो तो आपको नीचे ले जाना पड़ेगा, फिर इसको सॉल्व करेंगे। अच्छा, यहां पर आपने यहां तक लाकर इसको सॉल्व कर लिया, इसके बाद क्या है? रियल पार्ट आपके पास अलग हो गया, इमेजिनरी पार्ट आपके पास अलग हो गया, तो ये इसका सोल्यूशन है। तो फर्क क्या पड़ा है? पीछे आपने जब वैल्यू +1 ली थी तभी मिलता जुलता सोल्यूशन था, लेकिन उसमें यहाँ पर x² - y² और 2xy नहीं था, तो वहां पर आपके पास सिंपली क्या था? x और y था, और नीचे इनके स्क्वायर्स अलग अलग तो थे लेकिन उसके बाद कंबाइन वाला स्क्वायर नहीं था। तो आप इनको इकट्ठा लिखकर देखेंगे तो उससे आपको इन्हें याद करने में आसानी रहेगी। फॉर एग्जाम्पल, हमने इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स फाइंड आउट करने हैं, तो वो सबसे पहले वाला फार्मूला इस पर अप्लाई करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि 2 - 3 आयोटा है, तो 2 आपके पास रियल पार्ट है, -3 इसका इमेजिनरी पार्ट है। ये तो एज इट इज हो गया। अगर पावर -1 में हो, क्योंकि इसकी पावर तो +1 है, अगर पावर -1 में होगी तो क्या होगा? आप पहले तो इसको फ्रैक्शन में ले जाएंगे, तो जब आप इसे फ्रैक्शन में ले जाकर सॉल्व करने लगेंगे वो एक अलग सॉल्यूशन बन जाएगा। डायरेक्टली आप इसका रियल पार्ट मालूम करने के लिए ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं और इमेजिनरी के लिए ये। और अगर इसकी पावर -2 होती तो ऊपर हमारे पास x की बजाय होता x² - y², और नीचे x² + y² की बजाय होता x² + y² का स्क्वायर। तो हम तब ये वाला फार्मूला अप्लाई कर रहे होते। तो यहां से आपको समझ में आना चाहिए कि हम एक्चुअली किस तरफ जा रहे हैं। हम देख लेते हैं कि जिसका हमें रियल और इमेजिनरी पार्ट फाइंड आउट करने को कहा गया है उसके ऊपर कोई पावर है या नहीं। अगर नहीं है तो ऑटोमेटिकली +1 पावर है, अगर है तो -1 हो सकती है, +2 हो सकती है, -2, और अकॉर्डिंगली हमने फार्मूला अप्लाई करते जाना है। इस पर तो फार्मूला अप्लाई किए बगैर काम चल जाता है। इसके लिए 2 पार्ट्स हैं, ये रियल के लिए, ये इमेजिनरी के लिए। इसके लिए भी 2 पार्ट्स है, रियल के लिए ये x की बजाय हो जाएगा x² - y², और इस पूरे का फिर स्क्वायर आ जाएगा, और इमेजिनरी के लिए -y नहीं आएगा बल्कि अगेन आपके पास यहाँ पे -2xy आएगा और बाकी का पार्ट। अच्छा, इनवर्स प्रोपोर्शंस के लिए हमने क्या करना है?
फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास इनवर्स एक वैल्यू है, तो आप +1 -1 वैल्यू पुट करके देखेंगे, +2 -2 +1 वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास ये फ्रैक्शन एज इट इज रह जाएगी, जिसका कॉन्जुगेट अगर आप लगा दें तो कॉन्जुगेट लगाने से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। कॉन्जुगेट लगाने के लिए ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, और जब आप इसको मल्टीप्लाई करके लेकर आएंगे तो ये आपके पास रियल पार्ट बन जाएगा, ये आपके पास इमेजिनरी पार्ट बन जाएगा, जिन्हें आप लिखकर याद करके देख सकते हैं। इसी तरह जब आप इसकी वैल्यू +2 -2 -1 पुट करके देखते हैं तो इसके डिफरेंट सॉल्यूशंस आपके पास निकलते आएंगे। ठीक है, तो यहां पर आपको डेफिनेटली साबित करने को उन्होंने कुछ भी नहीं कहना, लेकिन आपने देखना है। अच्छा, प्रॉपर्टीज को प्रूव करें ये हमने नहीं करना, लेकिन इसमें से जिस पार्ट पर आपने मेहनत करनी है वो ये है कि आपने रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करके देखने हैं। तो हम उसी सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं कि रियल और इमेजिनरी पार्ट अगर हमें कहा जाए कि सेपरेट करके दिखाएं तो हम किस तरीके से करेंगे। तो डायरेक्टली एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। ये सारी इसकी प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज को हम छोड़ते आते हैं, और ये हमारे पास नेक्स्ट पोर्शन आ रहा है इसकी एक्सरसाइज वाला, और एक्सरसाइज में भी हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट्स फाइंड आउट करके देखना है। ठीक है, ये है हमारे पास 5 4 3 2 1 ठीक है, ये सारे के सारे एक एक करके क्वेश्चंस आने शुरू हो गए जिनका हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट फाइंड आउट करना है। तो ये आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। कोई पावर लगी हुई दिखाई दे रही है? बिल्कुल भी नहीं। अगर पावर नहीं लगी हुई तो ये अब आपके पास ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है। इसको फर्दर इसके यानी कि ये अभी फ्रैक्शन में है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लाने के लिए कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, और जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास इसकी ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसका रियल पार्ट अलग हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट अलग हो जाएगा। अच्छा, अगर पावर उसके साथ लगी हुई है उस सूरत में फिर सॉल्यूशन सिंपल नहीं है, फिर आपको फार्मूला पीछे वाला याद होना चाहिए। तो आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं, इसका ऊपर भी स्क्वायर लें। ठीक है, तो जस्ट ऊपर वाले का स्क्वायर लेने को कहा गया है। अच्छा, नेक्स्ट ये है, इस नीचे वाले का स्क्वायर आपने लेकर देखना है, यानी कि ना आपने रियल और इमेजिनरी पार्ट्स। अब ये देखिए यहाँ पर पावर है -2। अब अगर आपको वो पीछे फार्मूला याद है ना तो चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी। अगर फार्मूला याद नहीं है तो इसको रिवर्स कर दें, तो ये फ्रैक्शन ऊपर आ जाएगी, ये नीचे आ जाएगी, तो पावर +2 रह जाएगी। अब ऊपर भी स्क्वायर ले ले, नीचे भी स्क्वायर ले ले, या फिर आप पहले इसका कॉन्जुगेट ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके इसको किसी हद तक एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लाएं। जब आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लाएंगे तो आपके पास इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट फाइंड आउट करना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट सबके एक एक करके सॉल्व करके देखना है। नेक्स्ट आ जाता है कि अगर हमें लीनियर और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सॉल्व करनी पड़े कॉम्प्लेक्स नंबर्स की फॉर्म में, तो हमने किस तरीके से करनी है। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन, एक वेरिएबल के साथ या दो वेरिएबल के साथ। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस है, और ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, और इससे ये दो इक्वेशंस बन रही हैं। ठीक है, हमें दोनों की वैल्यूज नहीं पता, हमें वो मालूम करनी है, तो हम इनको इकट्ठा सॉल्व करके देख सकते हैं। इसको हम कहते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, या इन्हें हम कहते हैं सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। टू इक्वेशंस टुगेदर फॉर्म अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो नीचे आपके पास लीनियर इक्वेशन है, ये हमने इनको इकट्ठे सॉल्व करके देखना है। ठीक है, तो अब इकट्ठे सॉल्व करने का तरीकेकार क्या है। रूटीन में हमारे पास फॉर एग्जांपल ऊपर हो 3x + 2y = 7, और नीचे हो जाए 2x + 3y = -5, तो हम किसी एक के कोएफिशिएंट्स को सेम करके देखते हैं। तो यहां पर भी किसी एक के कोएफिशिएंट सेम करके देखना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे पूरी इक्वेशन को, नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे पूरी इक्वेशन को। यहां पर हमने क्या करना है, 2 - i से ऊपर वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देना है, 5z से नीचे वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देना है। तो आप लीनियर इक्वेशंस को सेम वेरिएबल के अंदर ले आएंगे, लीनियर इक्वेशंस को एक्चुअली सेम कोएफिशिएंट के अंदर ले आएंगे। तो इसका फिर हमने सॉल्यूशन निकाल के देखना है। तो इसे हम कहते हैं कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो होगा वो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, इनका सॉल्यूशन है। ये वो सारी बातें लिखी हुई हैं जो मैंने आपको बताई हैं। हम एक इक्वेशन को सॉल्व होते देख लेते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए, इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए ऊपर वाली इक्वेशन को उन्होंने मल्टीप्लाई किया है 2 - i से नीचे वाले कोएफिशिएंट के साथ, और इसको सॉल्व करने के लिए
हमने मल्टीप्लाई किया है इसके कोएफिशिएंट्स के साथ और इसको सॉल्व करने के लिए इसके कोएफिशिएंट के साथ, ठीक है। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2/5, इक्वेशन 1 को हमने इससे मल्टीप्लाई किया, इक्वेशन 2 को हमने इस 5 से मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास ये इक्वेशंस बन गई। अब आप इसको जहां पे एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं करें, उससे आपके पास एक वेरिएबल तो हो जाएगा खत्म, तो दूसरे वेरिएबल के आपके पास वैल्यू आ जाएगी। और जब आपके पास एक वेरिएबल की वैल्यू आ जाती है तो उसको आप किसी भी एक स्टैंडर्ड इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसकी ये वैल्यू निकाली गई है और इसको जब पुट किया तो आपके पास इसका सॉल्यूशन आ गया। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सप्रेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स एज ए प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर्स। फैक्टराइजेशन हमारा बार बार का कॉन्सेप्ट है, जहां पर आप फैक्टर्स पॉसिबली बना सकते हैं, आपने बनाकर देखने हैं। अब ये एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसे करके देखेंगे तो हम इसका कोई एक सोल्यूशन करके देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक सिंपल पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है जिसमें हमारे पास जस्ट वैल्यूज ये हैं, और ये हमारे पास एक बड़ा पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है जिसमें ABCD हमारे पास 4 रियल नंबर्स ऐड किए गए। तो आप जहां पे फैक्टराइजेशन कर सकते हैं करें। फॉर एग्जांपल ये अगर आपके पास है तो इसके फैक्टराइजेशन के लिए जो आपके पास ए स्क्वायर वाला पोर्शन है, आप इसमें ए स्क्वायर को लिख सकते हैं इमेजिनरी फॉर्म में। तो जब आप इसे इमेजिनरी फॉर्म में लिखते हैं तो उसके बाद आप इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम में हम क्या करते हैं, एक फैक्टर डिजाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल हम एक इसकी एग्जांपल करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। ये आपके पास एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है जिसमें काफी सारी वैल्यूज है, जी क्यूब प्लस 5z स्क्वायर प्लस 19z माइनस 25। अब हमने इसको सॉल्व करके देखना है। तो फैक्टराइजेशन में हमने पहले इसके अंदर z की वैल्यू हम 1 पुट करके देखते हैं। जहां पर वैल्यू पुट करने से आंसर इसका सोल्यूशन 0 आ जाए तो वही इसका सोल्यूशन आएगा। तो अगर आप इसके अंदर 1 की वैल्यू पुट करके देखेंगे और ये 0 आ जाता है तो z इज इक्वल टू 1 हो गया और आपके पास ये सोल्यूशन आ जाएगा z माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। और अगर -1 वैल्यू पुट करने से आएगा z इज इक्वल टू -1 तो z प्लस 1 विल बी इक्वल टू 0। यानी कि किसी भी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन का अगर आप सॉल्यूशन फाइंड आउट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप उसके अंदर z की वैल्यूज पुट करके देखते हैं। तो 1 की वैल्यू पुट की, पूरा एक्सप्रेशन अब बराबर आ गया 0 के। अगर z इज इक्वल टू 1 है तो z माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है, ये इसका पहला फैक्टर बन जाएगा। तो z क्यूब असल में क्या आपके पास बन जाएगा, ये आपके पास बन जाएगा z क्यूब माइनस, यहाँ पे आप पुट करेंगे z क्यूब माइनस 1, ठीक है। तो क्योंकि आपके पास ये इसका एक्सप्रेशन बन रहा है तो इसकी जगह पर ये आ जाएगा, बाकी का एक्सप्रेशन एज इट इज लिखा जाएगा। ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला सोल्यूशन यहाँ पे लगेगा a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, वो वाला सोल्यूशन आप यहाँ पर लगाकर इसको सॉल्व करते जाएंगे। इसके फैक्टर बनाने पड़ेंगे, दो एक्सट्रीम्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लें और उस हिसाब से इसको फैक्टराइज कर लें। यानी कि ये आपके पास 5z स्क्वायर माइनस 24 से मल्टीप्लाई होकर हो जाता है माइनस 120z स्क्वायर। अब हमने 19z को इस तरह दो हिस्सों में करना है कि वो जमा करें तो 19z बन जाए और मल्टीप्लाई करें तो माइनस 120z स्क्वायर बने। तो हमने एक वैल्यू प्लस की रखनी है, एक माइनस की, तभी जाकर ये माइनस में आएगा। तो 19z के लिए हम बड़ी वैल्यू 24z और छोटी वैल्यू माइनस 5z लिख सकते हैं। तो ये हमारा सोल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग अब आप इसको अलग अलग सॉल्व कर लेंगे, इसको अलग सॉल्व करते आएंगे और जब आप इनको अलग अलग सॉल्व करेंगे तो आपके पास इनका सोल्यूशन आना शुरू हो जाएगा। अब इनको मल्टीप्लाई करके देख लें या फर्दर सॉल्व करके देख लें। ये है z माइनस 1, इनको आपस में जमा कर लें दोनों को, ये आपके पास दूसरा एक्सप्रेशन आ गया। अब इसकी फर्दर फैक्टराइजेशन आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से हर एक स्टेप पर फैक्टराइजेशन करते चले जाएंगे, जिस तरह किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का करते हैं एज इट इज आपने इसका भी कर लेना है। नेक्स्ट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ द फॉर्म pz स्क्वायर प्लस qz प्लस r इज इक्वल टू 0। तो अब आपको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो मैक्सिमम डिग्री होती है वो 2 होती है। तो ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, कई तरह से इसको लिखकर देखा गया है। तो आप इस पर क्वाड्रेटिक थ्योरम अप्लाई करें तो कोई भी वैल्यू जो पुट करने से ये इक्वेशन सॉल्व हो जाए उसको हम सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन या रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। उसके लिए हम करते क्या है, हम परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल आपको दिया गया ये वाला जी स्क्वायर इज इक्वल प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो ये आपके पास हो जाएगा जी स्क्वायर इज इक्वल टू -4।
या फिर आप इसे इस तरीके से कर सकते हैं कि जी स्क्वायर, अब ये जो -4 है ना, माइनस को अलग कर लें, 4 को अलग कर लें। माइनस असल में -1 है और -1 की जगह आप आई स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर लिख सकते हैं। तो आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई 4, तो जी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आयोटा स्क्वायर। आप इसे इस तरीके से भी करके देख सकते हैं। और जी का जो आपके पास सॉल्यूशन बचेगा वो 2 आयोटा बचेगा। आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका एक पॉसिबल आंसर है। दूसरा पॉसिबल आंसर -2 है, क्योंकि -2 का स्क्वायर भी 4 ही आता है। तो जी इज इक्वल टू -2 आयोटा। हमने एक परफेक्ट स्क्वायर्स बना के देखने होते हैं। ये तो आसान था, थोड़ा सा मुश्किल करके देखते हैं। तो ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सबसे पहले आपने जो कांस्टेंट वैल्यू दूसरी साइड पे ले जानी है, तो ये आपके पास इस तरीके से बन जाएगा। अब आपने इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो उसके लिए आप कहेंगे फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर +2 मल्टीप्लाई फर्स्ट वैल्यू मल्टीप्लाई सेकंड वैल्यू। अब सेकंड वैल्यू एक ऐसी होनी चाहिए जिसे 2z से मल्टीप्लाई करें तो 6z आ जाए। तो सेकंड जो है वो 3 है, +3 का स्क्वायर। अब ये जो आपने यहां पर ऐड किया है 3 का स्क्वायर, इसको दूसरी साइड पर भी ऐड करना पड़ेगा। तो -25 + 3 का स्क्वायर, तो इस साइड पे हो जाएगा z + 3 का स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू -25 + 9 -16। तो आप इसको यहां तक ले आते हैं। -16 असल में किसका है? ये -1 मल्टीप्लाई 16 है, और -1 असल में आपके पास आयोटा है, तो ये आपके पास हो जाएगा 4 आयोटा का स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू z + 3 का स्क्वायर। दोनों साइडों पे रेडिकल ले लें, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। z + 3 इज इक्वल टू 4 आयोटा, जिसे आप प्लस की फॉर्म में भी लिख सकते हैं और माइनस की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। और ये आपका सॉल्यूशन सॉल्व होता चला जाएगा। अच्छा, यहां पर हमने एक्चुअली ये 4 का स्क्वायर हमने यहां पर ऑलरेडी लिया हुआ था। तो ये जब आप इसको खत्म करेंगे तो ये आपके पास कुछ इस तरीके से हो जाएगा। हम इसको रेज करते हैं इतने से पोर्शन को, और ये हम इसको यहां से देखते हैं। यहां तक हमने इसको सॉल्व कर लिया था। इसके बाद ये -16 असल में क्या है? -16 असल में है -1 मल्टीप्लाई 16, और -1 असल में आपके पास क्या है? आई का स्क्वायर। तो ये 16 आई स्क्वायर है आपके पास, और 16 आई स्क्वायर को आप किस फॉर्म में लिख सकते हैं? 4 आयोटा का स्क्वायर, यानी कि इकट्ठा लिखना है आपने। अब आप दोनों साइडों पर रेडिकल जब लेंगे, इस साइड पर भी और इस साइड पर भी, तो ये आपके पास z + 3 विल बी इक्वल टू ±2 आयोटा, यानी कि इसके दो पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकते हैं, +2 के साथ और -2 के साथ। तो आपके पास ये इस तरीके से वैल्यू आ जाएगी। या अगर आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? ये आपके पास इक्वेशन है, वो आपने जिस तरह पहले पढ़ते थे उसी तरीके से हो जाएगा। ये ax² + bx + c = 0 है। ax² + bx + c = 0। तो पहले जब आप ये फार्मूला अप्लाई करते थे तो ये आपके पास क्या होता था? -b + -b² - 4ac / 2a। तो अब यहां पर आप a b c को रिप्लेस करते जाएंगे इनके साथ। तो जब आप ये पुट करेंगे तो यहां पर ये वैल्यूज पुट हो जाएंगी। जिस तरह z² के साथ जो कोएफिशिएंट है वो 1 है, z के साथ भी 1 है और यहां भी 1 है, तो हर जगह 1 ही पुट आप करते आएंगे तो आपके पास आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। अगर हम यहां पर इसे करके देखना चाहें तो वही लगेगा -b², यहां पे आ जाएगा b² - 4ac / 2a। ठीक है, ये -b यहां पे था। तो यहां पर आप वैल्यू पुट करेंगे, b की वैल्यू आपके पास है 1, तो -b असल में -1 हो जाएगा, प्लस माइनस इसका b का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर आपके पास 1 आएगा, -4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 ही आएगा, और नीचे 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 ही आएगा। तो ये आपके पास हो जाएगा -1 प्लस माइनस -3 का रेडिकल / 2। ये आपके पास इसका सॉल्यूशन। तो आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाकर भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, और नीचे यही वो सारी चीजें हैं जो हम इससे पहले कर चुके हैं। तो यहाँ पर चैप्टर 1 कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। फिर भी अगर आपकी तरफ से कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारी कोशिश ये होती है कि हर एक चीज की डिटेल में ज्यादा ना जाए, एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने तैयारी करनी है, तो उसी हिसाब से तेजी से हम वही चंद एक चीजें देखते हैं जो एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से जरा हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं।
फिर भी अगर आपकी तरफ से कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी फीडबैक हो, तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।